वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम बैक टू माय चैनल इजी पीजी बायोलॉजी। और इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं नियो डार्विनिज्म के बारे में। तो क्वेश्चन आता है कि राइट एन एसे ऑन नियो डार्विनिज्म। तो नियो डार्विनिज्म समझने से पहले आपको डार्विनिज्म अच्छे से आना चाहिए, समझा होना चाहिए। और अगर आपको नहीं आता है तो एक डार्विनिज्म का मैंने वीडियो बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके ऑलरेडी डाल दिया है, वो आप पहले जाके देख लीजिए, फिर आप ये देख लीजिएगा आके। ठीक है। और जब आपसे नियो डार्विनिज्म का क्वेश्चन पूछा जाएगा तो पहले आपको डार्विनिज्म बताना है, क्योंकि पहले डार्विनिज्म में है क्या वो आपको बताना जरूरी है, फिर आप बताएंगे कि उसमें नया क्या ऐड हुआ। नियो मतलब नया, तो नियो डार्विनिज्म के बारे में बताएंगे। ठीक है। लेकिन डार्विनिज्म के बारे में भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है। लेकिन ज्यादा डिटेल में आपको जानना है तो पूरा प्रॉपर वीडियो देख लीजिए। ठीक है। तो पहले डार्विनिज्म बताएंगे कि डार्विनिज्म क्या है। कि डार्विनिज्म का मेन की कॉन्सेप्ट है ब्रांचिंग डिसेंट और नेचुरल सिलेक्शन। ब्रांचिंग डिसेंट मतलब कि डाइवर्जेंट इवोल्यूशन और नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है। तो इन्होंने कुछ की पॉइंट के जरिए बताया, कुछ पॉइंट के जरिए कि जो ये है, हाँ, डिवोल्यूशन होता कैसे है। ठीक है। तो सबसे पहले बताया ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन में उन्होंने बताया कि कोई भी ऑर्गेनिज्म होता है वो उसके पास इनॉर्मस नंबर ऑफ ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करने का कैपेबिलिटी होता है। ठीक है। लेकिन पॉपुलेशन साइज लिमिटेड होता है, रियलिटी में हम लोग देखते हैं। ठीक है। ऐसा होता है कि पॉपुलेशन साइज अनलिमिटेड तो नहीं होता है। हम लोग ह्यूमंस का कितना कम है ना। रिप्रोडक्टिव कैपेबिलिटी, या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म का देखते हैं, टाइगर हो या फिर कोई बहुत ज्यादा एक या बच्चा देता है, उसका भी देखें कि उतना ज्यादा सर्वाइवल नहीं होता है। तो ये सब बात का चीज है कि नेचर सेलेक्ट करता है, सारा सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। लेकिन सबसे पहले उन्होंने बताया कि ओवर प्रोडक्शन होता है, कोई भी स्पीसीज इनॉर्मस अमाउंट में अपना प्रोजेनी को लाता है। ठीक है। उन्होंने फिर बताया कि स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, कि जो भी कंपटीशन हो रहा है नेचर के रिसोर्सेज के लिए, ठीक है, वो उनमें से कुछ ही लोग जो है वो सरवाइव कर पाते हैं और बाकी स्ट्रगल करते रहते हैं और नहीं सरवाइव कर पाते हैं। तो इस चीज को बोलते हैं स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस। और फिर बताया कि वेरिएशंस एंड हेरिडिटी। उन्होंने बताया कि ऐसे वेरिएशंस जो काम के हैं और जो इनहेरिट हो सकते हैं, वो क्या करते हैं, वो इंडिविजुअल्स को इनेबल करते हैं ज्यादा से ज्यादा रिप्रोड्यूस करने में और अपना ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी को इस धरती पे छोड़ने में, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोजेनी उसका सरवाइव कर पाए यहाँ पे। ठीक है। अर्थ पे। अब तीसरा बताया कि नेचुरल सिलेक्शन एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ये बताया कि ठीक है, जो भी अडेप्टिव वेरिएशन है, जो भी यूजफुल वेरिएशन है, ठीक है, तो नेचर नेचर उनको सिलेक्ट करेगा अगर जिनके पास ज्यादा से ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस हो। यूजफुल वेरिएशंस या फिर अडेप्टिव वेरिएशंस। तो ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनके पास ज्यादा से ज्यादा यूजफुल या अडेप्टिव वेरिएशंस होगा, मतलब नेचर के जो रिसोर्सेज उनको यूज करने में वो ज्यादा सक्षम जो होंगे, उनको नेचर सेलेक्ट करेगा। और नेचर के अकॉर्डिंग जो नहीं ढल पा रहे हैं, जो नेचर के अकॉर्डिंग उनके पास अडेप्टिव वेरिएशन नहीं है, ठीक है, नेचर के अकॉर्डिंग यूजफुल वेरिएशंस नहीं है, वेरिएशंस है, मान लिया कुछ उटपटांग है, जो नेचर में उनका कोई काम नहीं है सर्वाइव करने में, तो वो क्या होंगे, नेचुरली सेलेक्ट नहीं होंगे। और इसी चीज को बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। मतलब जो ज्यादा फिट है उन्हीं का सर्वाइवल होता है। और फिट कौन है, जिनके पास ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस हो। ठीक है। तो ज्यादा वेरिएशंस नहीं बोलना है, ज्यादा यूजफुल वेरिएशंस। ज्यादा वेरिएशन से आप सेलेक्ट नहीं होंगे, ज्यादा यूजफुल वेरिएशन से आप सेलेक्ट होंगे। ठीक है। फिर इन्होंने बताया कि ओरिजिन ऑफ द न्यू स्पीसीज। न्यू स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट होते हैं। तो न्यू स्पीसीज कैसे ओरिजिनेट होते हैं, तो कोई भी पॉपुलेशन है उनका उसका जीन पूल चेंज होने के कारण न्यू स्पीसीज ओरिजिनेट होता है। तो क्यों चेंज होता है, तो हेरिटेबल वेरिएशंस के कारण और नेचुरल सिलेक्शन के कारण। उसमें नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है और वेरिएशंस जो है एक्यूमुलेट हो रहे हैं, वो इनहेरिट हो रहे हैं, और ऐसे करते करते पॉपुलेशन का जीन पूल चेंज हो रहा है और नए फॉर्म्स या नए स्पीसीज बहुत ही लंबे समय में अपीयर होते हैं, नए फॉर्म्स ऑफ एनिमल्स। अब इसका ड्रॉबैक भी कुछ कुछ था। ठीक है। जैसे उन्होंने वेरिएशंस जो है उसका ओरिजिन और इनहेरिट कैसे होता है इसके बारे में नहीं बताया। ठीक है। फिर वो ये भी नहीं एक्सप्लेन कर पाए कि जो पॉपुलेशन है उसमें कुछ ही इंडिविजुअल्स यूजफुल वेरिएशंस क्यों डेवलप कर पाते हैं, बाकी के पास नॉर्मल वेरिएशंस होते हैं या हार्मफुल या फिर कोई वेरिएशन नहीं होते हैं। ठीक है। और तीसरा चीज कि वेस्टिजियल ऑर्गन को एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। ठीक है। तो ये सब कुछ था डार्विनिज्म के बारे में। अब हम लोग डिटेल देखते हैं नियो डार्विनिज्म। तो देखिए, नियो डार्विनिज्म क्या है कि डार्विनिज्म के बाद कुछ और भी रिसर्चर जो है, कुछ और भी एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट है, ठीक है, और साइंटिस्ट, सबको मिला के कुछ नए थ्योरीज को उसको मॉडिफाई करके चीजों को रखा गया न्यू डार्विनिज्म में। तो देखिए न्यू डार्विनिज्म में क्या है, अब जो भी ड्रॉबैक था डार्विनिज्म का, वो चीज फिर धीरे धीरे पता चला और वो ड्रॉबैक खत्म हो गया, उसका एक्सप्लेनेशन मिल गया सारा चीज का। ठीक है। जैसे ड्रॉबैक था एक बहुत ही मेजर, कि जो वेरिएशन है उसका ओरिजिन क्या है। वो बताया कि वेरिएशन होता है और वेरिएशन इनहेरिट भी होता है। डार्विनिज्म में ये था। ठीक है।
लेकिन ये नहीं बताया कि वेरिएशन कैसे होता है, और ये भी नहीं बताया कि इनहेरिट भी कैसे होता है। और इसका एक्सप्लेनेशन कहाँ मिला? न्यू डार्विनिज्म में, कि हाँ वेरिएशन क्यों होता है, तो म्यूटेशन के कारण हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हो सकता है, ठीक है, म्यूटेशन के कारण हो सकता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट के कारण हो सकता है वेरिएशन, ठीक है, क्रॉसिंग ओवर या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन के कारण होता है वेरिएशन। ये सब सारा चीज है, तो ये सब चीज एक्सप्लेन करता है कि वेरिएशन क्यों होता है। अब इनहेरिट कैसे होता है वो कहाँ से फिर बाद में सीखने को मिला, तो मेंडलिज्म से, कि वेरिएशंस जो है, जो जीन्स जो है, वो इनहेरिट कैसे होते हैं, ठीक है, तो हाउ दे आर इनहेरिटेड। तो ये सारा चीज का एक्सप्लेनेशन मिला, और नियो डार्विनिज्म में इसके बारे में बात किया गया। तो देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी according to this theory, new species cannot evolve by the presence of variable genotype in a population, ठीक है। तो इस थ्योरी के अनुसार न्यू स्पीसीज जो है वो कैन नॉट बी इवॉल्व बाय द प्रेजेंस ऑफ वेरिएबल जीनोटाइप इन ए पॉपुलेशन, ठीक है। अब दो फैक्टर्स है जो जो कि रिक्वायर्ड है, नेचुरल सिलेक्शन और रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है। तो क्या है, इवोल्यूशन के लिए दो फैक्टर्स रिक्वायर्ड है, एक तो नेचुरल सिलेक्शन और दूसरा रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। अब देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस थियरी फॉलोइंग फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इवोल्यूशन। अब इस थ्योरी के हिसाब से जो इवोल्यूशन के लिए फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल हैं वो इतने सारे फैक्टर्स हैं, ठीक है। तो सबसे पहला कि म्यूटेशन, क्रोमोसोमल म्यूटेशन या जेनेटिक म्यूटेशन, ठीक है, या फिर जीन जीन जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, हाइब्रिडाइजेशन, जीन माइग्रेशन, जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो इसको एक एक करके हम लोग देख लेते हैं, ये सब रिस्पॉन्सिबल है इवोल्यूशन के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले म्यूटेशन, तो म्यूटेशन क्या है, दे आर डिसकॉन्टिन्यूअस और अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन। सबसे मेजर सोर्स ऑफ वेरिएशन तो यही है, अल्टीमेट सोर्स ऑफ वेरिएशन क्या, तो म्यूटेशन विच डेवलप ड्यू टू परमानेंट चेंजेस इन जीनोटाइप, ठीक है। तो जीनोटाइप किसी न किसी म्यूटाजेंस के कारण या किसी फैक्टर के कारण, इन्वायरमेंटल फैक्टर या फिर कोई भी केमिकल फैक्टर, किसी चीज के कारण जो जीनोटाइप चेंज होता है वो परमानेंट चेंज होता है, और इसी को बोलते हैं क्या, म्यूटेशन। कहीं कोई न्यूक्लियोटाइड चेंज हो गया, कोई बेस चेंज हो गया किसी तरीके से, ठीक है, कोई डिलीट हो गया, कुछ इंसर्ट हो गया, तो ये सब आप जेनेटिक्स में पढ़े होंगे। तो म्यूटेशन बहुत तरीके का होता है और ये परमानेंट चेंजेस होता है, ठीक है, और ये बहुत ही बड़ा सोर्स है वेरिएशन का, और बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और ये है कि ये रैंडम होता है, ठीक है, म्यूटेशन इज ऑलवेज रैंडम, एनवायरनमेंट में रैंडमली होते रहता है, डिसकॉन्टिन्यूसली, ठीक है। अब जीनोमेटिक म्यूटेशन, सबसे पहला है कि जीनोमेटिक म्यूटेशन, चेंज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का नंबर ही बदल जाए तो बहुत बड़ा वेरिएशन हो जाएगा, बहुत ज्यादा वेरिएशन अराइज हो जाएगा, ठीक है। फिर क्रोमोसोमल एबरेशन, ठीक है, चेंज इन स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में चेंज आ जाए, या फिर छोटे लेवल पे जीन में म्यूटेशन हो जाए, क्रोमोसोम के कुछ सीक्वेंसेस जो है वहाँ पे जो जीन प्रेजेंट है उसमें कुछ म्यूटेशन हो जाए, कुछ न्यूक्लियोटाइड में उसका म्यूटेशन हो जाए, तो अलग अलग तरीके का म्यूटेशन होता है। अब दूसरा फैक्टर है जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो है जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन, ठीक है, जेनेटिक है ये, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन क्या है, दे आर न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स विच आर यूजुअली कॉज्ड बाय क्रॉसिंग ओवर। तो ये कब होता है, तो ये होता है गैमेटोजेनेसिस के टाइम में, गैमेटोजेनेसिस के टाइम में। अब गैमेटोजेनेसिस कब होता है, जब गैमेट का फॉर्मेशन होता है। गैमेट का फॉर्मेशन कब होता है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। तो जो भी ऑर्गेनिज्म सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उनमें गैमेट बनता है, और गैमेट बनता है कैसे, तो मियोसिस के थ्रू बनता है। और कभी भी सेल मियोसिस के थ्रू डिवाइड करता है तो उसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर, जिसको बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। और जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन में नए सेट ऑफ जीन्स एक साथ आते हैं, ठीक है, चेंज होता है, जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स होता है वो ओवरलैप करता है, ठीक है, और नया नया जीन्स का कॉम्बिनेशन बनता है, तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन जो अगला फैक्टर है, इट इज क्रॉसिंग ऑफ ऑर्गेनिजम्स विच आर जेनेटिकली डिफरेंट इन वन और मोर ट्रेड्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो जेनेटिकली एक या ज्यादा लक्षण में, एक या ज्यादा ट्रेड्स से डिफरेंट हो, उसका क्रॉसिंग के कारण हाइब्रिडाइजेशन होता है, ठीक है। अब ये नेचुरल भी होता है, आर्टिफिशियल भी होता है, लेकिन ये इवोल्यूशन में बड़ा रोल प्ले करता है। नेचुरल हाइब्रिडेशन भी होता है और आर्टिफिशियल भी होता है, ठीक है। अब जीन माइग्रेशन एंड जीन फ्लो, अब ये भी एक बहुत बड़ा कारण है इवोल्यूशन होने का।
जीन माइग्रेशन का मतलब होता है कि कोई नए सेट ऑफ अलील्स पॉपुलेशन में आ जाएं कहीं से या फिर चले जाएं। मतलब कि जीन माइग्रेशन में हो गया एमिग्रेशन, एमिग्रेशन और इमिग्रेशन। मतलब पॉपुलेशन में कोई आ जाए या पॉपुलेशन से कोई चला जाए। ठीक है, तो क्या हो रहा है, जीन पूल चेंज हो रहा है, कुछ नए सेट ऑफ एलील्स आ सकते हैं, नए सेट ऑफ एलील्स जा सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं जीन माइग्रेशन। ठीक है, तो व्हेन माइग्रेशन ऑफ ए सेक्शन ऑफ पॉपुलेशन टू अनदर प्लेस या पॉपुलेशन अकर्स, ठीक है, जीन फ्रीक्वेंसी चेंज इन द ओरिजिनल एज वेल एज इन द पॉपुलेशन। ठीक है, न्यू जीन्स या अलील्स आर एडेड टू द न्यू पॉपुलेशन, और न्यू पॉपुलेशन भी नया नया जीन पूल क्रिएट हुआ, नए सेट ऑफ एलील्स क्रिएट हुए, और पुराना पॉपुलेशन में भी क्या आया, चेंज आया। दीज आर लॉस्ट फ्रॉम, ठीक है, लॉस्ट, दीज आर लॉस्ट फ्रॉम द ओल्ड पॉपुलेशन। देयर वुड बी ए जीन फ्लो इफ दिस जीन माइग्रेशन हैपेंस मल्टीपल टाइम्स। अब ये जीन माइग्रेशन मल्टीपल टाइम्स होते हैं, काफी बार हो जाता है, तो क्या होता है, बहुत ही लार्ज क्वांटिटी में अलील चेंज हो जाते हैं, अलीलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाते हैं, और इसको बोल देते हैं जीन फ्लो। क्या बोलते हैं, जीन फ्लो। थोड़ा बहुत होगा तो उतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब बहुत ज्यादा हो गया तो उसको बोलते हैं जीन फ्लो। ठीक है, अब अगला फैक्टर है जेनेटिक ड्रिफ्ट। जेनेटिक ड्रिफ्ट का मतलब होता है कि कोई भी चीज सडन जीन फ्लो, मतलब सडन, अचानक से, ठीक है, बाई चांस हो जाए, उसको बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। फॉर एग्जाम्पल कि एक है, एक घाटी है, यहाँ पे कुछ बहुत सारे, मान लिया कि गधे रहते हैं। ठीक है, ऐसे पहाड़ है, ऐसे पहाड़ है और यहाँ पे बहुत सारे गधे रहते हैं। ठीक है, अब ये पहाड़ का कुछ टुकड़ा है, ठीक है, नेचुरल कुछ कैलेमिटी है और कुछ ऊपर से पत्थर ढह गया और ये पूरा रोड ब्लॉक हो गया, रास्ता ब्लॉक हो गया। अब कुछ जो है, कुछ गधा इधर रह गया, कुछ गधा उधर रह गया, तो ये क्या था, बहुत ही सडन या फिर बाई चांस हुआ, और वो जो पूरा पॉपुलेशन था, दो पॉपुलेशन में टूट गया अलग अलग एलिलिक फ्रीक्वेंसी के साथ। तो इसी को बोलते हैं जेनेटिक ड्रिफ्ट। कि अगर जो जीन फ्रीक्वेंसी है वो चेंज हो जाए और वो सडन हो, बाई चांस हो, तो इसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। या फिर ऐसे समझ ले कि कोई आइसबर्ग था, उस पे बहुत सारे अगर कोई पेंगुइन्स रह रहे थे या पोलर बियर रह रहे थे, और अचानक से वो टूट जाए, आइसबर्ग टूट जाए, तो क्या हो जाएगा, पॉपुलेशन चेंज हो जाएगा, तो नया नया पॉपुलेशन क्रिएट हो जाएगा, तो यहाँ भी जेनेटिक ड्रिफ्ट हो गया। ठीक है, तो जो सडन हो जीन फ्लो, ठीक है, जब जीन फ्लो सडन होगा, बाई चांस होगा, तो उसको बोलते हैं, लार्ज क्वांटिटी में होगा तो उसको जेनेटिक ड्रिफ्ट बोलते हैं। ठीक है, हम नेचुरल सिलेक्शन तो हम लोग बहुत ईजी है, सबको पता है। नेचुरल सिलेक्शन क्या है, कि ऐसे इनहेरिटेबल वेरिएशंस, ठीक है, जो कि उस नेचर के रिसोर्सेज को यूज करने में उस एनिमल को हेल्प करे, ठीक है, या कोई भी ऑर्गेनिज्म को हेल्प करे, और उससे वो ज्यादा फिट माना जाता है, इसलिए वो नेचर उसको ज्यादा फिट समझता है और उसको सेलेक्ट करते हैं, जिसको बोलते हैं सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। ठीक है, तो नेचुरल सिलेक्शन इज ए प्रोसेस in which heritable variations enabling better survival are enabled to reproduce and leave greater number of progeny। अब जिसका सिलेक्शन हो रहा है, नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, वही तो ज्यादा रिप्रोड्यूस करेगा और ज्यादा प्रोजेनी को छोड़ के जाएगा, तो इसी को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। अब अगला है जो, वो है आइसोलेशन। तो आइसोलेशन इज ए सेग्रीगेशन ऑफ पॉपुलेशन बाय सम बैरियर्स विच प्रिवेंट इंटरब्रीडिंग। तो जैसे अभी हम लोग देखे, वो फिजिकल आइसोलेशन का एग्जांपल है, जेनेटिक ड्रिफ्ट में देखे, वो फिजिकल आइसोलेशन का एग्जांपल है, वहाँ आइसोलेट हो गया, पॉपुलेशन डिवाइड हो गया। तो आइसोलेशन का मतलब होता है कि कभी भी पॉपुलेशन सेग्रीगेट हो जाए किसी बैरियर के कारण, और जिसके कारण वो अब ब्रीड नहीं कर पाए। ठीक है, तो ये आइसोलेशन भी दो तरीके का होता है, एक तो जियोग्राफिकल आइसोलेशन, जियोग्राफिकल आइसोलेशन, और दूसरा होता है रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कितने तरीके का होता है, ज्योग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कि आइसोलेशन भी पूरा एक आपका क्वेश्चन है, ठीक है, जो हम लोग दूसरे वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, कि पॉपुलेशन सेग्रीगेट हो जाना, नए जीन पूल्स क्रिएट हो जाना, ठीक है, और वो आपस में अब रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे, वो सेग्रीगेट हो गए, तो इस चीज को बोलते हैं आइसोलेशन। तो न्यू डार्विनिज्म में इतने सारे फैक्टर्स बताए गए जो इवोल्यूशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो क्या क्या बताए गए, तो जीन जीन एंड क्रोमोसोमल म्यूटेशन, ठीक है, जीन जीन लेवल में म्यूटेशन हो या क्रोमोसोम में म्यूटेशन हो, ठीक है, या फिर जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन जो क्रॉसिंग ओवर होता है मियोसिस के कारण, हाइब्रिडाइजेशन, जीन म्यूटेशन,
जेनेटिक ड्रिफ्ट, नेचुरल सिलेक्शन, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन, ठीक है, या फिर जोग्राफिकल आइसोलेशन भी, एक और में बोले तो आइसोलेशन। तो ये सारा फैक्टर्स था जो न्यू डार्विनिज्म में बताया गया। आई होप कि आपको हर चीज़ समझ में आ गया होगा, और आपको समझ में आ गया सारा चीज़, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आप ये आपके लिए वीडियो यूजफुल था। तो बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।